दोस्तों, स्पोर्ट्स के नज़रिए से अगर देखें तो आज भारत की पहचान क्रिकेट को ही माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट ने नहीं बल्कि फुटबॉल ने असल पहचान दिलाई थी। दरअसल ये 50s व अर्ली 60s का दौर था जहां हमारी भारतीय फुटबॉल टीम ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए ईरान और साउथ कोरिया जैसी मजबूत टीमों को हराकर 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए थे। और इंडियन फुटबॉल को उस ऊंचाई पर पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो थे भारतीय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम जी, क्योंकि ये रहीम ही थे जिन्होंने नंगे पैर फुटबॉल खेलने वाली इंडियन टीम को जूते पहनकर फुटबॉल खेलना और जीतना सिखाया। और यही वजह है कि 1950 से 1963 के जिस दौर में अब्दुल रहीम जी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच रहे थे उसे आज भी इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एज कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अब्दुल रहीम जी ने कैंसर से जूझते हुए भी इंडियन टीम को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर गोल्ड मेडल दिलवाया था। और दोस्तों, रहीम जी की ये स्टोरी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि जल्द ही इस पर एक बॉलीवुड फिल्म मैदान भी रिलीज होने वाली है, जिसमें बॉलीवुड स्टार अजय देवगन कोच रहीम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, सैयद अब्दुल रहीम जी का जन्म 17 अगस्त 1909 के दिन भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल का शौक था, जिसके चलते सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। अपने शुरुआती सालों में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट किया, जहां वे 11 हंटर्स नाम की एक टीम के लिए खेला करते थे। और फिर बाद में उन्होंने कुछ साल कमर क्लब, डच क्लब और HV हॉक जैसे बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेला। अब यूं तो रहीम जी का रियल पैशन फुटबॉल ही था, लेकिन उस टाइम भारत में सिर्फ फुटबॉल खेलकर अपना गुजारा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने फुटबॉल खेलने के साथ ही कई सालों तक एक स्कूल टीचर के रूप में भी काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फुटबॉल कोचिंग की शुरुआत भी स्कूल से ही की थी, जहाँ वे टीचिंग के साथ ही स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का कार्यभार भी संभालने लगे थे। रहीम जी की उम्र जब 30 साल हुई तो उन्होंने यह तय किया कि वे अपना बाकी का पूरा जीवन अब सिर्फ फुटबॉल को ही समर्पित करेंगे। और फिर उन्होंने अपनी टीचिंग की जॉब छोड़कर फुल टाइम फुटबॉल कोचिंग करना शुरू कर दिया। अब रहीम जी चूंकि प्रोफेशनल फुटबॉल खेल चुके थे, इसीलिए हैदराबाद शहर में फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों के बीच में उनका काफी नाम था। और उनकी उसी रेपुटेशन की ही बदौलत साल 1943 में उन्हें हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना दिया गया। इस पद को हासिल करने के बाद से रहीम जी ने गौर किया कि उस टाइम हैदराबाद सिटी पुलिस नाम के एक फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी अंग्रेजों के स्टाइल में फुटबॉल खेला करते थे। दरअसल उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ऐसे में ज्यादातर इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स अंग्रेजों को देखकर उन्हीं की तरह ही फुटबॉल खेला करते थे। उन प्लेयर्स को इस तरह खेलते हुए देखकर रहीम जी को महसूस हुआ कि उन्हें उन खिलाड़ियों को सही ढंग से खेल सिखाना चाहिए, और यही इरादा मन में लिए वे हैदराबाद सिटी पुलिस क्लब के कोच बन गए। कोच बनने के बाद से उन्होंने उस टीम को एक नए तरीके से खेलना सिखाया, जहां उनकी इस कोचिंग का असर यह हुआ कि सिर्फ कुछ ही महीनों में ये हैदराबाद की सबसे प्रभावशाली टीम बन गई थी। और इस टीम ने बंगाल व बैंगलोर जैसी मजबूत टीम्स को हराकर साल 1943 का ऐश गोल्ड कप अपने नाम कर लिया था। और इतना ही नहीं, रहीम जी के गाइडेंस में खेलते हुए सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर ये टीम पूरे भारत की सबसे मजबूत टीम्स में शुमार की जाने लगी थी। इस टीम की कामयाबी के चलते साल 1949 आने तक रहीम जी एक बेहद फेमस फुटबॉल कोच बन चुके थे, जिनके जबरदस्त काम को अब बड़े लेवल पर भी पहचाना जाने लगा था। और उनकी इसी कामयाबी को देखते हुए साल 1950 में उन्हें इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का कोच बना दिया गया। और फिर यहीं से उस दौर की शुरुआत हुई जिसे आज इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। साल 1951 में दिल्ली शहर के अंदर पहले एशियन गेम्स हुए, जहां इंडियन फुटबॉल टीम कमाल करते हुए फाइनल तक पहुंच गई। दरअसल रहीम जी यह अच्छी तरह से जानते थे कि साल 1951 में एशियन गेम्स होने हैं, इसीलिए उन्होंने कोच बनते ही भारतीय टीम को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। अब फाइनल में भारत का मुकाबला ईरान से होना था, जिसे उस टाइम भी एक बेहद मजबूत टीम माना जाता था। 10 मार्च 1951 के दिन भारतीय टीम ईरान के खिलाफ फाइनल खेलने के लिए मैदान पर उतरी और सभी को हैरान करते हुए भारत ने वो मैच 1-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस जीत के चलते भारतीय फुटबॉल टीम की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी, क्योंकि इंडियन फुटबॉल टीम पहली बार इतनी बड़ी टाइटल जीती थी।
इसके बाद से साल 1952 में भारतीय फुटबॉल टीम ओलंपिक खेलने के लिए फिनलैंड पहुंची, जहां एशियन गेम्स में मिली जीत की वजह से सभी को इंडियन टीम से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन इस बार हमारी टीम युगोस्लाविया के सामने 10-1 से बुरी तरह से हारकर ओलंपिक से बाहर हो गई थी। और दोस्तों, इस शर्मनाक हार की वजह भारतीय खिलाड़ियों के पास जूते न होना माना गया। दरअसल उस समय तक सभी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स नंगे पांव ही फुटबॉल खेला करते थे। अब एशियाई देशों में तो फिर भी नंगे पांव खेलना पॉसिबल था, लेकिन फिनलैंड जैसे बेहद ठंडे यूरोपीय देश में बिना जूतों के फुटबॉल खेलना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इंडियन प्लेयर्स के लिए उस कड़कड़ाती हुई ठंड में बिना जूतों के फुटबॉल खेलना कितना ज्यादा दर्दनाक रहा होगा। आगे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से भारतीय फुटबॉल टीम ने बाउंस बैक किया। लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट्स के बेस्ट कमबैक स्टोरीज को जानना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बेस्ट कमबैक स्टोरीज इन स्पोर्ट्स नाम के ऑडियो बुक को, जो कि भारत के बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कोको FM पर उपलब्ध है। 4.5+ रेटिंग के साथ आने वाले इस ऐप में आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। और स्पेशली आप लोगों के लिए कोको FM के साथ मिलकर हम इस महीने एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% ऑफ लेकर आए हैं। बस आपको FAB50 कोड का इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे यह ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक ही उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाइए और पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एक्टिव एनर्जी के साथ में अगले महीने की शुरुआत करिए। अब बिना जूतों के खेलने के बाद से जब भारतीय टीम को हार मिली तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सभी इंडियन टीम्स के लिए जूते पहनकर फुटबॉल खेलने को अनिवार्य कर दिया। इसके बाद से कोच रहीम ने खिलाड़ियों को जूते पहनकर खेलना सिखाया और आगे के टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी शुरू कर दी। साल 1956 में भारतीय टीम ओलंपिक्स खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई, जहां उसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक व मजबूत टीम को 4-2 के स्कोर से हराया, बल्कि साथ ही ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली एशियन टीम बनकर भी एक नया इतिहास रच दिया। और अपनी जबरदस्त फॉर्म को इसी तरह से जारी रखते हुए साल 1958 के एशिया कप में भी भारत ने 4th पोजीशन हासिल की, यानी कि इंडियन फुटबॉल उस समय अपने शीर्ष पर था। लेकिन इंडिया को यहाँ तक लाते लाते कोच रहीम की तबीयत अब खराब होने लगी थी। दरअसल उनकी धूम्रपान करने की आदत ने उन्हें कैंसर का पेशेंट बना दिया, लेकिन फिर भी अपनी तबीयत की चिंता किए बिना वे लगातार इंडियन टीम के लिए कोचिंग करते रहे। इसके बाद से वक्त आया इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में होने वाले 1962 के एशियन गेम्स का, जिसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच में काफी विवाद भी हुआ था। दरअसल उस समय इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिटिकल रीजंस के चलते इजराइल और ताइवान के प्लेयर्स को वीजा नहीं दिया था। और दोस्तों, इस पर इंडियन गेम्स के चीफ ने नाराजगी जताते हुए इंडोनेशियन गवर्नमेंट के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि सरकार को खेल और पॉलिटिक्स को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन उनके ऐसा कहने की वजह से इंडोनेशिया की सरकार और वहां के लोग भारत से नाराज हो गए और वहां जगह जगह पर भारतीय खिलाड़ियों का विरोध होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि फुटबॉल को छोड़कर बाकी के ज्यादातर खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बिना खेले ही भारत वापस लौटना पड़ा। और कोच रहीम ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह फुटबॉल प्लेयर्स को खेलने के लिए राजी किया। उनकी हालातों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम जब मैच खेलने के लिए जाती थी तो लोग उनकी बस पर पथराव करते थे। कई बार मजबूरी में इंडियन प्लेयर्स को तो बस की सीटों के नीचे छिपकर सोना पड़ता था। और जब इंडियन प्लेयर्स मैदान में उतरते थे तो स्टेडियम में मौजूद लाखों लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते और उनको भला बुरा कहते थे। उस समय स्टेडियम में भारतीय झंडा लहराना तो दूर, राष्ट्रगान गाना भी मुश्किल हो गया था। और दोस्तों, ऐसे में कोच अब्दुल रहीम ड्रेसिंग रूम में राष्ट्रगान गाकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते थे। और दोस्तों, इस तरह जैसे तैसे करके इंडियन टीम एक एक मैच खेलते हुए आगे बढ़ी और जबरदस्त खेल दिखाते हुए फाइनल तक पहुंच गई। उस समय कैंसर की वजह से कोच रहीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत रखकर वे टीम के साथ में डटे रहे। लगातार मैच खेलने की वजह से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी बुरी तरह से थक चुके थे, जिसमें कि गोलकीपर बीमार व 2 खिलाड़ी बुरी तरह से घायल भी थी। टीम का मनोबल बहुत ही ज्यादा डाउन था, लेकिन कोच रहीम प्लेयर्स को मोटिवेट करने में माहिर थे और ये उनका मोटिवेशन ही था कि वो तीनों खिलाड़ी घायल होने के बावजूद भी फाइनल खेलने के लिए मैदान में उतरे। उस समय स्टेडियम में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद थे और वे सभी भारत की विरोधी टीम साउथ कोरिया को चीयर कर रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत ने वो मैच 2-1 से अपने नाम किया
और एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया। और दोस्तों, इस तरह से कोच रहीम के गाइडेंस में भारतीय फुटबॉल टीम अपना दूसरा गोल्ड लेकर वापस लौटी। लेकिन इस दौरे से लौटने के बाद से अब्दुल रहीम को अपनी लगातार बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से कोच का पद छोड़ना पड़ा और कुछ समय तक कैंसर से जूझने के बाद आखिरकार 11 जून 1963 के दिन सिर्फ 53 साल में ही उनका देहांत हो गया। लेकिन आज भी उन्हें सबसे महान फुटबॉल कोच और एक फुटबॉल जीनियस के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन फुटबॉल कहे जाने वाले सैयद अब्दुल रहीम जी की। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।